हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज आपके लिए लाया हूँ हीट वन का लेक्चर टू। हीट वन का हीट पार्ट का लेक्चर टू। और हम स्टार्ट होते हैं तो चलते हैं। आज क्या इस लेक्चर में हम सीखेंगे, पहले उसको हम इधर नोट डाउन कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे हीट, दूसरा हीट इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल वर्क, तीसरा स्पेसिफिक हीट, उसके बाद चौथा हीट कैपेसिटी और पांचवा वाटर इक्विवेलेंट। और हीट में इसकी यूनिट कैलोरी का डिफिनीशन है एवरीथिंग। तो ये 5 टॉपिक है: हीट इक्विवेलेंट, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हीट। तो पिछली क्लास में हमने टेम्परेचर तुमको बताया था। तो हीट एंड टेम्परेचर हमारा जो है पहला हेडिंग होगा heat and temperature and mechanical work। इसको जो है हम मिटा देते हैं, ये है। तो हीट क्या है, टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन क्या है, मैकेनिकल वर्क क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहले स्टार्ट होते हैं मैकेनिकल वर्क से। अब देखिए, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हमें जो है कुछ देर बाद, कुछ रब करने के बाद ये यहाँ पे गर्म सा दिखता है। या तो फिर हम एक इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक या कोई बॉक्स जो है ऐसे स्लिप कर दें तो कुछ दूर जाने के बाद ब्लॉक और सरफेस के बीच में वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हॉट हो जाता है। या तो फिर हम कोई व्हील चल रहा हो, साइकिल का व्हील कोई तेज से नचा दे और हाथ से रोके तो हमारा हाथ बड़ी तेजी से गर्म हो जाता है। या तो फिर दो साइकिल्स या दो व्हीकल्स आपस में टकरा जाए, टकराने की वजह से हमने देखा कि दोनों बॉडी हीट हो जाती हैं। या फिर हमने देखा है कि प्लेन जब क्रैशेस होते हैं तो वो उसमें आग लग जाती है, बर्न होना स्टार्ट, एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाता है। तो वो इतना हीट हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है। तो ये सब प्रोसेस जो था इसमें सब मैकेनिकल वर्क था, सारे मैकेनिकल वर्क हो रहा था। तो और हमें हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा। तो ये सब है क्या मैकेनिकल वर्क वैनिश हो गया और हीट तुरंत मिल गया? तो नहीं। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड होता है। तो अगर हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो वर्क एक एनर्जी होती है, तो वो किसी अदर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो टोटल मैकेनिकल वर्क हमने किया ये सारे एग्जांपल्स में, वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उस सिस्टम के जो उस जिस पे ये वर्क हुआ है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। बिल्कुल सही, एक नया वर्ड हमारे को सुनने को मिला, इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो लेकिन यहाँ पे इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा जिससे वहाँ पे फर्दर हमें जो है आसानी होगी। तो जो ये इंटरनल एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल वर्क किया वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में हेल्प हुआ या इंक्रीज किया। तो इंटरनल एनर्जी जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी बात पे नहीं डिपेंड करती है और किसी क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करती है। यहाँ कुछ जो है हमारे कांस्टेंट होते हैं, लेकिन कांस्टेंट को छोड़िए तो ये टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लो कोई सिस्टम ए है, उसका इंटरनल एनर्जी यूए है, अब वो किसी टी टेम्परेचर पे पहुंच गई और कोई मतलब मैकेनिकल वर्क करने से कोई सिस्टम ए जो है जिसकी इंटरनल एनर्जी शुरुआत में ए थी, तो यहाँ पे हमने मैकेनिकल वर्क किया, तो ये
टी पे पहुंच गई और हमने कुछ दूसरा प्रोसेस किया और फिर टी पे पहुंच गए, अनदर प्रोसेस, तो दोनों की जो इस समय की इंटरनल एनर्जी होगी यूटी पे, वो दोनों सेम होगी। तो ये जो है पॉइंट डिफाइन फंक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जितने भी मैकेनिकल वर्क हमने किया वो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में या फिर हम कहें उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला गया। और ये तो रहा हमारा मैकेनिकल वर्क। अब आता है हीट के बारे में। तो सर हीट क्या है? तो हम क्या करें, उसी बॉडी को या कोई वेसल्स ले ले और उसमें कुछ वाटर सब्सटेंस रख दे और उसको, या फिर कोल्ड एक हॉट बॉडी ले, क्या ले, हॉट बॉडी ले, एक हॉट बॉडी ले, हॉट बॉडी ले और एक कोल्ड बॉडी से टच करा दे, यहाँ पे कांटेक्ट टच हो जाए। तो जब ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी से टच होती है तो यहां से इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। हीट का मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो उससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक नॉन मैकेनिकल वर्क है, मतलब एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट में रखा, दोनों का टेम्परेचर अलग था, इस वजह से हीट एनर्जी या एनर्जी का ट्रांसफर हुआ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। तो ये प्रोसेस है नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। तो हीट एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद होता है, तो वही हीट होता है। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि हीट ऑफ द बॉडी या हीट में बॉडी, इसका कोई मतलब नहीं, ये मीनिंगलेस होता है जब तक कि वो इस बात पे ना डिफाइन किया जाए कि उसका टेम्परेचर हाई है और उसका लो है। तो लो से हाई से लो टेम्परेचर होने पे हीट का ट्रांसफर होता है। तो हीट नथिंग बट ए एनर्जी। हीट क्या होता है, एनर्जी होता है, जो कि एसोसिएटेड विद होता है किसके, इंटरनल एनर्जी के। हीट और हीट जो है इंटरनल एनर्जी के एसोसिएटेड होता है। और मैंने तुमको अभी बताया कि मैकेनिकल वर्क भी जो है हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हमारा आएगा और अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो अभी हमको समझ में आया हीट नथिंग बट ए एनर्जी विच जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको ऑब्जर्व करते हैं व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। हमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। पहली चीज़ हीट एक एनर्जी है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा, तो एक की इंटरनल एनर्जी घटेगी, दूसरे की इंटरनल एनर्जी घटेगी जिससे हीट निकलेगा उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी तो उसका टेम्परेचर घटेगा, जिसमें हीट रिसीव होगा उसमें उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। तो अब हम चलते हैं हीट के बारे में, कुछ चीज़ें और बेसिक प्रॉपर्टीज जो है हम लिख लें। हीट का यूनिट होता है कैलोरी, या फिर इसको CAL से बोलते हैं। तो एक कैलोरी को डिफाइन कर लें। एक कैलोरी डिफाइन होता है कि क्या होता है कि कई सारे सब्सटेंस, हमने अलग अलग सब्सटेंस लिए तो देखा कि जब हम 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अलग अलग उसी सब्सटेंस का अलग अलग 1% इंक्रीज पे अलग अलग जो है वैल्यू आ रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या किया, वाटर को लिया, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया कितने से, 13.5 डिग्री से 14.5 डिग्री, जो +1 डिग्री सेल्सियस
है। तो इसको हम ले लेते हैं। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने जो है इसको एनर्जी दी। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी Q, वही क्या होगा, कैलोरी होगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर का टेम्परेचर 13.5 डिग्री से 14.5 डिग्री बढ़ाने में जो एनर्जी हमें या जो हीट हमें देते हैं वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो ये कैलोरी का डिफिनीशन है और हीट का यूनिट कैलोरी होता है। तो अब आगे चलते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट या हीट इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो सपोज करो कि हमारे पास एक पुल्ली सिस्टम है जिसपे एक मास लगाया गया है और दूसरा एक बकेट है, उसमें एक पैडल सिस्टम लगाया गया है। पैडल सिस्टम लगाया गया है और इसमें क्या भरा है, इसमें वाटर है। तो जैसे जैसे ये mg नीचे लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी हो गई mgh, इसकी हाइट अगर h है तो इसमें फोर्स लगेगा तो ये नीचे आएगा। तो ये जो है पैडल मूव करेगा। तो जब ये पैडल मूव करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी देगा। तो मैकेनिकल एनर्जी से इस वाटर का जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जो ये वर्क किया या W जो वर्क हुआ है वो एनर्जी में या हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है H में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। जितना हमने वर्क किया उतना ज्यादा हमें एनर्जी मिला। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो J लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो J होता है इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इस J की वैल्यू हमने देखा 4.16 जूल होता है, 1.6 जूल होता है। तो अगर हमें किसी वर्क को कैलोरी में दिया है और उसको जूल में बदलना है तो 1.48 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ये तो सिर्फ कैलोरी था, किलो कैलोरी कैल को बदलना हो तो 1.86 पूरे 3, तो हम कह सकते हैं 1486 जूल। तो ये कन्वर्जन है। और या तो हम फिर नॉर्मली ये ले लेंगे राउंड ऑफ करके। तो ये जो J यहाँ पे आया वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है कि हमने यहाँ पे देखा कि पुल्ली और गिनी के वजह से। तो ये टोटल मैकेनिकल वर्क हमारा हीट में चेंज हो जाएगा। तो अब आता है, हमने जो है इतना नोट कर लो। तो फर्दर हम आगे चलते हैं। अब इस बार हम क्या पढ़ेंगे, इस बार हम हीट तो चलो हीट किस बात पे डिपेंड करता है, मतलब हीट को किसी चीज को हीट दिया जाए T टेम्परेचर से T1 से T2 बढ़ाया जाए और किसी मीन से उसको हीट दिया जाए तो वो हीट का फार्मूला क्या आएगा, वो हीट किस बात पे डिपेंड करता है। तो अब हीट चलेगा और इसी में चीजें आएंगी। तो हमने देखा अगर किसी
ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को जब हम हीट देते हैं तो वो हीट उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, वो हीट उसके टेम्परेचर डिफरेंस T बराबर T फाइनल माइनस T इनिशियल के भी प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो Q हीट बराबर S M डेल्टा T। थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो इसको M S डेल्टा T। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया, M S डेल्टा T, वेयर M इज मास, वेयर सब लोग नोट कर लिए हैं तो आते हैं इसको। तो Q बराबर M S डेल्टा T, वेयर M बराबर मास ऑफ substance or object which we have given heat, और वहां पे डेल्टा T बराबर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, जो T फाइनल माइनस T इनिशियल हो जाएगा। और इसका यूनिट हम क्या ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, इसको हम डिग्री भी ले सकते हैं, केल्विन भी ले सकते हैं। उसके बाद S बराबर क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हम S की वैल्यू निकाले तो S बराबर आएगा Q अपॉन M T। यहाँ फॉर्मूला गया तो Q को कैलोरी कर लो, ग्राम कर लो, डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, ये नॉर्मल हम यूज करेंगे। या तो आप किलो कैलोरी कर लोगे, तो किलो कैलोरी करने में यहाँ पे जो है कैलोरी को और ग्राम को 1000 से 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो किलो कैल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हो सकता है। या फिर इसको चेंज करो तुम, ये भी हो सकता है, या किलो कैलोरी को चेंज करो तो इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। इसका बेसिक सा है, एक और होता है जिसको जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, तो उसको अभी देख लेंगे, वो कन्वर्जन से हमारा निकल आएगा। तो अब आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट इस तरह डिफाइन किया गया है, अगर कोई सब्सटेंस है और वो 1 ग्राम, अगर किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायर होती है वो उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट होता है। तो है क्या, सपोज करो ये कोई सब्सटेंस है जिसमें 1 ग्राम उसका मास है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जो हीट की Q की रिक्वायर्ड होगी, या जो हीट हमें देना पड़ेगा, या फिर गिवन वही क्या होता है, वही उसकी स्पेसिफिक हीट होती है, वही उसका स्पेसिफिक हीट होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं है, बस कोई 1 ग्राम के सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसका स्पेसिफिक हीट होता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट ऑलवेज थ्रू आउट जो है वो इक्वल नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बारे में हम और फर्दर थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो हम आते हैं नॉर्मल सब्सटेंस जो होता है वाटर का बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट ऑफ वाटर। तो वाटर में क्या होता है, वाटर या आइस वाटर होता है और नॉर्मल वाटर होता है,
और स्टीम वाटर होता है। तो आइस वाटर का जो आता है वो स्पेसिफिक हीट 12 केल्विन प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का 1 ग्राम या कैल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और स्टीम का भी 12 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको अगर हम चेंज करें मैकेनिकल इक्विवेलेंट में तो क्या इसको नहीं करने से अच्छा इसको करें 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम इसको किलोग्राम में बदल दें तो ये कितना हो जाएगा 4.2 गुणे 1000 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड है। ये टोटल कन्वर्जन है, आप कर सकते हो। अगर इसको किलो जूल में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 4.2। तो ये एक और जो है वाटर का आ गया। तो हाफ करोगे तो हाफ करके इसका स्टीम का निकल आएगा और हाफ कर दोगे आइस का निकल आएगा। तो आई थिंक इसको एस आइस से करते हैं, इसको एस वाटर से करते हैं, इसको एस स्टीम से डिनोट करते हैं। इसमें और कुछ आई थिंक है नहीं, तो इसको एरेज करते हैं। स्पेसिफिक हीट हो गया। तो हम अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल कर लें। क्या कर लें? कुछ न्यूमेरिकल करके इसको आता कर लें। तो न्यूमेरिकल क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक बकेट है, इसमें वाटर है, बकेट है, वाटर है और इसका 5 डिग्री टेम्परेचर है और ये 2 kg का है। और इस 5 डिग्री से हम इसको 10 डिग्री पर ले जाते हैं तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा ये बताना है। तो हीट का सिंपल सा फार्मूला है m SW डेल्टा T। हमें पता है SW की वैल्यू 1 कैल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या लगेगा 2 तो ग्राम में बदल दो, 1 का मल्टीप्लाई करो और 10 माइनस 5 करो तो ये कितना हो जाएगा 5 5 दूना 10 गुणे 1000 बराबर कितना आएगा 10 के घाते 4 कैलोरी। तो 10 के घाते 4 कैलोरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका 5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये जो है बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक तरह से वेसल होता है। कैलोरीमेट्री एक वेसल होता है जिसमें जो है हम किसी सब्सटेंस का क्या नापते हैं, स्पेसिफिक हीट नापते हैं या कितना हीट रिक्वायर होगा उसको 1 डिग्री चेंज करने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक वेसल होता है और उसमें एनर्जी देते हैं, उसके बाद उसको मेजर करते हैं। तो उसका प्रिंसिपल क्या कहता है? तो उसमें ये बात कहता है कि कैलोरीमेट्री में गिवन हीट by hot body equal to taken heat by cold body। बस कह रहा है कि हीट बॉडी जितना हीट देगी वो कोल्ड बॉडी उतना हीट लेगी। खत्म। तो इसको अगर हम गिवन करें तो इसको हम टेकन कर सकते हैं। तो ये आता है तो जितना एनर्जी देगी उतना एनर्जी लेगी, बस खत्म। ये सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। तो इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है कि एक बकेट है और उसमें 2 kg वाटर है एट 80 डिग्री पे सेल्सियस पे और इसका स्पेसिफिक हीट SW 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है दिया हुआ है। और दूसरा है हमारे पास
वो 1 kg का वाटर है, वाटर, उसका स्पेसिफिक हीट फिर वही है, सेम है, और इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 30 है। इन दोनों को मिक्स किया गया, क्या किया गया, मिक्स किया गया, इनको मिक्स किया गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताना है। तो क्वेश्चन देख लो और वीडियो को पॉज करो और फिर ट्राई करो। तो लेस मैं ट्राई करता हूँ, तो मिटा देते हैं, क्वेश्चन में आ जाए। तो क्या होगा कि जितना हॉट बॉडी देगी उतना कोल्ड बॉडी लेगी, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस है, तो वो टी पे जाएगा, और दूसरा बॉडी भी टी पे पहुंचेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का इक्वल होगा तभी उनके बीच एनर्जी का ट्रांसफर या हीट का ट्रांसफर रुकेगा। तो दूसरा बॉडी 30 डिग्री पे है। तो हम चलते हैं, तो पहली बॉडी का मास 2 kg था, इसको ग्राम में बदल दिया, स्पेसिफिक डेट है, तो ये 80 ज्यादा है, तो यार ये एनर्जी देगी, ये देगी, तो ये टेम्परेचर इनके बीच का कुछ आएगा, तो वो टी आ गया। इसका मास 1 है, स्पेसिफिक हीट 1 था, इसका भी, और ये जो है T-30 ये एनर्जी ले रहा होता है। तो 1000 ने 1000 को मारा, 8 दूनी 16 माइनस 2T इक्वल टू T-30, तो ये 3T बराबर 190, तो T बराबर 190/3, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 18.33, 6 3 18 और 0 10 बचेगा, 3 3 9, तो आप डिवाइड करके देख लो, 6 3 18 1 0 3 3 9 1 63.3। तो देखा कि इसका लगभग 2 गुने से ज्यादा टेम्परेचर हो गया और इसमें जो है कुछ ही कम हुआ। तो ये था क्वेश्चन, इसका आंसर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हो गया। तो अब अगला करते हैं कि चलो सेम क्वेश्चन है, और जो है 3 बकेट वाला ले लेते हैं, 3 बकेट वाला है, इसका मास ले लेते हैं 3 kg, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, 3 kg है, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है, और इसका स्पेसिफिक हीट 2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और इसको 2 kg ले लो, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री ले लो, और स्पेसिफिक हीट इसका 1 ले लो, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ले लो, और इसका 5 kg ले लो, स्पेसिफिक हीट इसका 5 ले लो, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, और इन तीनों को मिला, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। तो पॉज कर लो, क्वेश्चन देख लो, फाइनल टेम्परेचर बताना है, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे हमें पास जगह हो जाएगी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, 3 kg 2 कैल ग्राम डिग्री सेल्सियस पहला। दूसरा क्या है, 8 डिग्री 5 kg 5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, उसका 5 डिग्री और
2 kg और 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब हम सब इरेज करते थे क्योंकि हमें जगह चाहिए कुछ को लगाने के लिए। तो अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग। एक सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ मिक्सिंग। लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है? लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है कि अगर मान लो वन से मेनी, मतलब मेनी दो से या दो तीन से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो सबका एनर्जी का जो सम होगा, सबके हीट एनर्जी का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट टू 0 होगा। तो मान लो M1 है, S1 है, डेल्टा T है, प्लस M2 है, S2 है, डेल्टा T है, प्लस M3 है, S3 है, डेल्टा 3 है, सो ऑन इक्वल टू 0, यानी सभी का सम 0 होगा। यहाँ पे डेल्टा T को हम क्या लेंगे? T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऑलवेज यही लेंगे और सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखो अगर डेल्टा T की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो हीट क्या होगा? अगर पॉजिटिव आ जाए तो हीट टेकन होगा, वो हीट ले रहा होगा। अगर डेल्टा T की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो क्या कर रहा होगा? हीट गिवर, यानी वो हीट को दे रहा होगा। तो एनर्जी अगर नेगेटिव आ गया तो हीट को दे रहा होगा, पॉजिटिव आ गया तो हीट को ले रहा होगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सिंपल सा एक फार्मूला। तो 3 kg ग्राम में बदल दिया इंटू 2 कैलोरी प्लस ये इनिशियल टेम्परेचर है तो फाइनल की लिया है -10 प्लस दूसरा 5 गुणे 1000 इंटू 5 गुणे T माइनस 8। उसके बाद तीसरा 2 kg 1000 1 और T माइनस 5 डिग्री, और इनका सम 0 होगा। तो अब देखो 1000 को कॉमन लेके काट दो, 1000 कट गया। उसके बाद जो है सबका मल्टीप्लाई कर, 3 गुना 6 60 माइनस 60 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 5 5 25 T और 25 चौका 100 दूना 200 माइनस 200। मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ना, आप कर पा रहे हो ना। उसके बाद आ जाएगा ये 2 प्लस 2T माइनस 100 0। तो सारे T को जोड़ लो, 25 और 6 31 2 33T इक्वल टू 60 200 एंड 360। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप इसको जो है डिवाइड कर दो, 360 अपॉन 33, 1 बार जाए 30, तो एक 0 ले लो, ये 300 हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा, 9 3 27 9 3 27 तो ना आता रहेगा, तो 10.9। तो देखो इसका इंक्रीज होगा 10.9। आई थिंक हम लोगों ने कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, ओवरऑल टेम्परेचर जो है हमारा सभी का इंक्रीज हो जाएगा। देखो बड़ा अजीब बात है कि किस तरह जो है हमारा आंसर निकल के आया है कि किसी का टेम्परेचर जो है 10 नहीं है, फिर भी हमारा निकल के आ गया 10 से ज़्यादा। तो 3 गुना 6, देखो मैं कोई गलती नहीं की है, 6 और 60 हो जाएगा, तो 62 60 एंड 360, और ये 2 और 5 गुना 10, देखो हमने यहाँ पे गलती की है, इसी वजह से हमारा करता है 5 दूनी 10 होता है, तो ये 270 आएगा। जब हम गलती करेंगे तो गलत आंसर आएगा।
अब इसको जो है तो 9 त्रिक 27 ही 8 बढ़ जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 2 26, 6 पॉइंट लगाओगे तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 33 तो 27, तो फिर से 8 तो 8.18 किया है। अब जाके सही है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो आप अगर ऐसी गलतियां करोगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आगे चलते हैं, हमारा स्पेसिफिक हीट हो गया, लॉ ऑफ मिक्सिंग हो गई। अब हमारा क्या है, एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारा एक 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, ए बी और सी, ए बी। ब्लॉक ए 12 डिग्री पे है, ब्लॉक बी 15 डिग्री पे है और ब्लॉक सी 20 डिग्री पे है। जब ए और बी को मिक्स किया गया, ए और बी को मिक्स किया गया तो ये 13 डिग्री हो गया, और जब बी और सी को मिक्स किया गया तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। 18 डिग्री हो गया। तो हमारा जब ए और सी को मिक्स किया जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है, तो ट्राई करिए। चलिए अब मैं इसको करता हूँ। तो अगर इसका स्पेसिफिक हीट एस ए ले लो, इसका स्पेसिफिक हीट एस बी ले लो और इसका स्पेसिफिक हीट एस सी ले लो। तो पहला एस बी को मिलाया गया तो वहां पे मिक्सर का लगाते हैं। तो इसमें एक और कंडीशन दी गई है कि एम ए एम बी एम सी इक्विवेलेंट, और ये तीनों डिफरेंट सब्सटेंस है। ये कंडीशन दी गई है कि एम ए एम बी और एम सी तीनों डिफरेंट सब्सटेंस के इक्वल मासेस हैं। सॉरी, तो मैंने बाद में देना, शुरू में देना भूल गया, अब ले लो। तो इनके सभी के मासेस बराबर है तो मासेस कट जाएंगे, तो एम एस ए बार एन टी 13 पे हो जाता है, तो 13 माइनस 12 इक्वल टू, ये हीट ले रहा है तो कौन दे रहा है, बी दे रहा है, एम एस बी जो है 15 माइनस 13। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि एस ए बराबर 2SB, पहला इक्वेशन जो हमें जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा इक्वेशन हम निकालते हैं। तो इस बार टेम्परेचर इसका हाई है तो ये देगा और ये लेगा, तो एम एस सी 20 माइनस 18 इक्वल टू एम एस बी 18 माइनस 15। तो यहाँ पे देखो एम ने एम को मारा, जैसे कि यहाँ पे एम ने एम को मारा था, तो यहाँ पे आएगा 2SC इक्वल टू 3SB। तो यहाँ पे SC की वैल्यू आ जाएगी 3/2SB। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से में दो इक्वेशन आया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें नहीं पता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो यहाँ पे ये ज्यादा लग रहा है तो ये देगा और ये देगा। तो एम एस ए टी माइनस 12 बराबर एम एस ए टी माइनस 12 बराबर एम एस सी 20 माइनस टी। एम ने एम को मारा, एस ए की वैल्यू 2SB यहीं पे पुट कर दो, टी माइनस 12, एस सी की वैल्यू यहाँ से 3/2, यहाँ पे एस डी पुट कर दो 20 माइनस टी।
एसबी ने एसबी को मारा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका 2 का इधर ले आओ तो 4t बराबर 12 चौक 48 48। उसके बाद ये 60 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 108। तो t इक्वल टू क्या आएगा 108/7। 7 एक बार जाएगा तो इसको कर लेते हैं 108। 7 एक बार 7 3 38 7 5 35 3 7 7 इक्कीस 7 चौक 28, तो 15.4 डिग्री, यानी कि जो टी का टेम्परेचर आया यहाँ पे वो 15.4 डिग्री आया। कितना आया 15.4 डिग्री। ओ यार यहाँ देखो मैंने गलती कर दी। नहीं 2 4 12 24 36 तो सब कुछ सही है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, और नॉर्मली होता है, टीचर्स भी करते हैं। तो अब आता है अगला टॉपिक, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। खत्म, और कुछ नहीं होता है। कोई एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री इंक्रीज करने पे जो हमें हीट की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा। हीट कैपेसिटी होगा। हीट कैपेसिटी क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होगी वही हीट कैपेसिटी होगी। अब फार्मूले से देख लो तो है, तो फार्मूला हमारे पास दिया में Q होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो Q बराबर mx। तो हीट कैपेसिटी क्या आती है, ये हीट कैपेसिटी है। किसी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। इतना हीट की दे दिया जाए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, इसमें और कुछ नहीं है। इसको आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब लास्ट टॉपिक आज का, वाटर इक्विवेलेंट। क्या, वाटर इक्विवेलेंट। ये क्या, तो सपोज करो एक आपने एक केतली ले ली है और उसमें पानी का जो है केटल ले लिया है, इलेक्ट्रिक केटल ले लेते हैं और बाजार से आता है, उसमें वाटर हीट करने के लिए उसमें वाटर डालते हैं। तो क्या सारी की सारी वाटर वाटर को हीट करने में या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो जाता है? नहीं, कुछ हीट जो होता है वो वेसल ले लेता है। मान लो जैसे कि ये है, हीट दिया गया और इसमें सब्सटेंस है, तो सारा का सारा जो हीट दिया जाता है वो सब्सटेंस को नहीं मिलता है। कुछ हीट जो है इस वेसल्स को हीट करने में चला जाता है। तो अब कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा अजीब होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने अगर इस वेसल्स का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाए, इस वेसल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, तो जो हीट लगेगी उसको इक्विवेलेंट कर लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के वाटर के। तो क्या होगा,
उसको देख लेते हैं। दोनों की हीट इक्वल है तो एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी बराबर, यानी कि वाटर के 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर वो बराबर हो जाए वेसल के, यानी कि हम ले ले एम वेसल बी वेसल इंटू डेल्टा टी, यानी कि वेसल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट जरूरत पड़ेगा वो कितने वाटर को 1 डिग्री को बढ़ाने में यूज मतलब हो जाएगा, वो उसका वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो ये वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इसका भी 1 डिग्री है, इसका भी 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो एम डब्ल्यू बराबर, यानी वाटर का डब्ल्यू बराबर एम वेसल एस बी अपान एस डब्ल्यू की वैल्यू फिर से 1 डिग्री कैल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस आता है, तो 1 से डिवाइड करने का भी मतलब होता है। तो एम डब्ल्यू बराबर एम वी एस बी। तो ये क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो जो हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल होगी वो इक्विवेलेंट हो या वो बराबर हो जाएगी मास ऑफ वाटर के। तो देखो जब भी किसी क्वेश्चन में किसी वेसल का वो दिया हो, वाटर इक्विवेलेंट दिया हो, तो इसका मास नहीं दिया होता है, मास ऑफ वाटर दिया होता है। क्या, मास ऑफ वाटर गिवन एज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वेसल। तो वेसल का वाटर इक्विवेलेंट जो होता है मास ऑफ वाटर के बराबर होता है, और वो क्या होता है, वो उसके हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। तो हम क्वेश्चन कर लें, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं, और आज का लेक्चर जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी जो है 500 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड देता है। इस हीट कैपेसिटी का यूनिट जो है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो और उस वेसल का, ये सब्सटेंस का, वेसल का हीट कैपेसिटी बराबर 50 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड देता है, मतलब है, यानी वेसल की हीट कैपेसिटी 50 कैल पर डिग्री सेंटीग्रेड है, और सब्सटेंस का 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितने हीट की रिक्वायर्ड होगी, हाउ मच हीट नीडेड टू इंक्रीज 10 डिग्री टेम्परेचर। तो कितना हीट की जरूरत पड़ेगी कि इनका जो है 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, क्या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। तो ट्राई करो। तो हमें जो है इसको लिख लेते हैं, हीट कैपेसिटी आप वेसल का हीट कैपेसिटी और वेसल बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेसल का कैपेसिटी वेसल का हो गया, और सब्सटेंस का 500 कैल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको मिला, अब देखते हैं। तो जब हम हीट कैपेसिटी देंगे तो दोनों के बराबर होगा, तो क्यों दोनों लेंगे, तो हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो वेसल का दिया हुआ है 50 और गुणे 10। हमने बोला है कि 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए, यानी 1 डिग्री इस कैपेसिटी क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी ले लेगा वही उसकी कैपेसिटी होती है। तो चूंकि 10 बढ़ा रहे हैं तो 50 इंटू 10 हो जाएगा, और सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कितनी है 500, गुणे उसका भी 10 बढ़ेगा, तो कितना हो गया, ये 500 हो गया प्लस ये 5000 हो गया, तो 5500 कैलोरी। तो 5500 कैलोरी अगर दे दिया जाए तो उसका टेम्परेचर
बढ़ जाएगा कितना, 10 डिग्री। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, कह रहा है कि एक वेसल है, वेसल का वाटर इक्विवेलेंट, मतलब एक वेसल ले लो, इसका वाटर इक्विवेलेंट जो है 20 ग्राम है। क्या है? 20 ग्राम है, और इसमें वाटर 80 ग्राम वाटर भर दिया जाता है एट टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री। फाइंड आउट heat required to increase temperature to 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री पहुंचाने के लिए कितने हीट की रिक्वायर्ड होगी वो बताना है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि जो भी हम हीट देंगे वो 20 ग्राम, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 20 ग्राम वाटर के को बढ़ाने के लिए जरूरत लग जाएगा। तो इसको सीधे काउंट कर लेते हैं, इसमें बहुत आसान हो जाता है। तो 20 ग्राम वाटर है प्लस 80 ग्राम वाटर है प्लस 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, तो यानी कि टोटल 100 ग्राम वाटर का इंक्रीज करना है, कितना, 30 डिग्री। तो उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, 100 गुणे 1 गुणे 50 माइनस 20, क्योंकि 30 डिग्री बढ़ाया जाता है। फाइनल टेम्परेचर तो हमारा 50 डिग्री हो रहा है ना, तो 100 गुणे 30 बराबर 3000। तो आज के लिए देखो 3000, आज के लिए इतना ही, और हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। हमने ऑलमोस्ट जो है हीट और हीट कैपेसिटी या चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अगली कक्षा में हम फर्दर लेके आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे लेके, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपसे रीच आउट होंगे और आपका जो है डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।